so we're starting with news in short. So starting with the first topic, fuel tax rate. Okay. So for the past couple of months, the prices of oil are in news. Okay. They have been consistently increasing, and therefore the entire duty structure of the tax structure about fuel is in news. Okay. So since में देखते हैं क्या था इसके अंदर. So center and state have been in conflict regarding taxes and duties imposed on petrol and diesel. तो रिसेंटली हमने पढ़ा था जीएसटी टैक्स के बारे में पढ़ा था. वहां हम लोगों ने देखा था कि पेट्रोल एंड डीजल हैव बीन केप्ट आउट ऑफ और एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी. ठीक है. रीजन बीइंग के स्टेट्स डू नॉट वांट टू गिव अप वन ऑफ द मोस्ट ल्यूक्रेटिव एरिया दैट दे हैव. ठीक है. पेट्रोल और डीजल से बहुत ज्यादा इनको पैसा मिलता है. एंड एट टाइम्स ये जो ड्यूटी लगती है पेट्रोल और डीजल पे, दीज आर क्वाइट ओपेक. मतलब जैसे जीएसटी में हमें पता है 5% जीएसटी है या 12% है या 18% है या 28% है. लेकिन इसमें क्या टैक्स रेट लगा रहे हैं, स्टेट क्या लगा रहा है, सेंटर क्या लगा रहा है, कंपनीज क्या कर रही हैं, तो दैट इज क्वाइट वेरिएबल. मतलब जब पेट्रोल लाइक $20 पर बैरल आ रहा था, तब भी फ्यूल हमारे लिए 70 to 80 रुपीज था. और आज जब वहीं उसका प्राइस ऑलमोस्ट 5 times हो गया, इट हैज क्रॉस $100 पर बैरल, तो तब भी वो हमें 97 रुपीज में मिल रहा है. ठीक है. सो देयर हैज टू बी फ्रेमवर्क जिसमें हम समझ सके क्या हो रहा है. तो एग्जैक्टली तो नहीं बताया इस आर्टिकल में, बट एक ब्रॉडली थीम बता दिया कि हाँ क्या होता है, कैसे फ्यूल के ऊपर टैक्स लगता है. ठीक है. सो पेट्रोल एंड डीजल प्राइसिंग कैसे होती है इंडिया में. द ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, तो इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल होंगे, जैसे बीपीसीएल हो गया, एचपी हो गया, भारत पेट्रोलियम हो गया. ठीक है. ये सब कंपनीज हैं. ये लोग पेट्रोल की जो रेट्स है वो रिवाइज करती हैं ऑन डेली बेसिस. ठीक है. डेली बेसिस पे करने का मतलब क्या है, जैसे क्रूड ऑयल का वैल्यू चेंज होता है, तो वही जो चेंज है क्रूड ऑयल के वैल्यू में, इट इज रिफ्लेक्टेड इन आवर डेली पेट्रोल पंप या पेट्रोल स्टेशन पे आपको वो डेली चेंजेस रिफ्लेक्ट होंगे. ठीक है. सो जस्ट लाइक गोल्ड में भी क्या होता है, जो उस दिन का करंट रेट चल रहा होता है उसी हिसाब से आप अगर जाओगे तो आपको वो रेट देगा. ठीक है. जनरली यही होता है गोल्ड में भी. सो इसमें कंपोनेंट क्या है, एक बेस प्राइस है. बेस प्राइस क्या है, जिस प्राइस पे ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ने उसको खरीदा है. ठीक है. और प्लस उसके अंदर अगर हम फ्रेट चार्जेस इंक्लूड कर दे तो ये प्राइस होता है जो डीलर को मिलता है. ठीक है. ट्रांसपोर्टेशन प्लस द बेस प्राइस पेड बाय ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, इट इज बीइंग ट्रांसपोर्टेड टू द डीलर्स. ठीक है. या पेट्रोल पंप ओनर्स. बट अगर ब्रॉडली स्ट्रक्चर की बात करें तो 3 चीजें होती है. एक बेस प्राइस है जो कि इंटरनेशनल ऑयल के प्राइस को रिफ्लेक्ट करता है. दूसरा है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी. ठीक है. जो सेंटर चार्ज करता है. और तीसरा है एक स्टेट एक्साइज ड्यूटी बोल सकते हैं, या स्टेट वैल्यू एडेड टैक्स बोल सकते हैं, वैट. ठीक है. वैट पहले बहुत सुनते थे, जीएसटी आने के बाद नियरली वाइप आउट हो गया है, बट अभी भी पेट्रोल पे लगता है. ठीक है. सो स्टेट्स अप्लाई एन एड वैलोरम टैक्स और सेल्स टैक्स ऑन द बेस प्राइस, फ्रेट चार्जेस, एक्साइज ड्यूटी एंड डीलर कमीशन ऑन पेट्रोल एंड डीजल. ठीक है. सो एक एड वैलोरम टैक्स है. तो कोई बता सकता है एड वैलोरम क्या होता है, व्हाट इज एड वैलोरम टैक्स? एनी आइडिया, एनीवन? ठीक है. एड वैलोरम नाम से पता लगा, वैलोरम मतलब वैल्यू. ये वैल्यू के ऊपर टैक्स आपको देना पड़ रहा है. ठीक है. सो इफ यू बाइंग लेट्स से 100 रुपीज का कोई चीज खरीद रहे हो. ठीक है. आई एम चार्जिंग 10% ऑन द वैल्यू ऑफ दैट थिंग, तो मेरे को आप 10 रुपीज पे करोगे. करस्पॉन्डिंगली इफ यू आर चार्जिंग, if you are buying something that has cost price of 20 rupees और या 200 रुपी लेट्स से, तो अब आपको 10% देना पड़ता है, तो इट बिकम्स 20 रुपीज. सो बेस्ड ऑन द वैल्यू द टैक्स इज इंक्रीजिंग, ऑल्दो द टैक्स रेट इज रिमेनिंग सेम, बट जैसे जैसे वैल्यू बढ़ेगा वैसे वैसे टैक्स कलेक्शन भी मेरे लिए बढ़ेगा. ठीक है. सो इसके एक एंटी एक और टैक्स स्ट्रक्चर होता है, उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक टैक्स. स्पेसिफिक टैक्स इज चार्ज ऑन स्पेसिफाइड क्वांटिटी. ठीक है. सो ये थोड़ा बेसिक डिफरेंस है जो हमें पता होना चाहिए. ये बेसिक चीजें प्री में काफी बार पूछ ली जाती हैं. ठीक है. सो लार्जली पेट्रोल के प्राइसेस में सेंटर और स्टेट के टैक्सेस जो है वो मेजर चंक फॉर्म करते हैं. स्पेशली जीएसटी एंड पिछले 2 सालों में जो जीएसटी के कंपनसेशन सेस को लेके जो बात चल रही थी कि सेंटर पे करेगा वो सब चीजें, तो वो बहुत ज्यादा अनटाइमली हो गया था. ठीक है. दैट्स वाई
states are heavily relying on taxes from पेट्रोल एंड अल्कोहल, इन पे स्टेट का बहुत ज्यादा डिपेंडेंस हो गया था, ठीक है। तो एक ये भी रीजन है कि क्यों स्टेट्स ये नहीं चाहते कि वो जीएसटी के अंदर जाए। अगर वो जीएसटी के अंदर जाता है तो बहुत ज्यादा रैशनलाइज हो जाएगा एंड उनके जो एक फाइनेंशियल ऑटोनॉमी थी वो भी खत्म हो जाएगी स्टेट्स की, ठीक है। सो सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्सेस द प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोल प्रोडक्ट्स which includes excise duty while states add VAT, ठीक है। सो सेंटर का ये जो कंपोनेंट है इसमें दो और चीजें आती है, ठीक है। एक्साइज ड्यूटी होगी, ये तो एक जनरल टैक्स हो गया। इसके अलावा सेंटर ऑल्सो चार्जेस सेस एंड सरचार्जेस, ठीक है। सो कैन एनीबडी टेल डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज सेस एंड व्हाट इज सरचार्ज? कोई डिफरेंस है क्या दोनों में? आई थिंक सेज एक पर्टिकुलर मतलब स्पेसिफिक फंक्शन के लिए लगता है, जैसे एजुकेशन के लिए या स्वच्छ भारत जो सेस होता है एक पर्टिकुलर कॉज के लिए मतलब लगा जाता है, और सरचार्ज एक टैक्सेस ऑन टैक्स ऐसा होता है। राइट। तो सरचार्जेस टैक्स ऑन टैक्स एंड वो किसी भी पर्पस के लिए हो सकता है। सेस इज एन एडिशनल टैक्स दैट इज basically taken from you and it has to be used for a specific purpose। जैसा अभी बताया कि लेट्स से स्वच्छ भारत सेस लग रहा है कहीं पर, तो मनी कलेक्टेड फ्रॉम दैट सेस वुड गो टू दैट फंड ओनली, स्वच्छ भारत फंड ओनली, और कहीं नहीं जाएगा। सेंटर इज नॉट ऑथराइज टू यूज इट एनीवेयर एल्स, ठीक है। नाउ इंटरेस्टिंग थिंग इज if the center is taking excise duty, they have to devolve that tax to the states, ठीक है। It becomes part of the divisible pool अगर एक्साइज ड्यूटी चार्ज हो रही है। whereas if they are taking the path of cess or surcharges, ठीक है, तो ये हमारे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में नहीं जाएगा, ये किसी और फंड के अंदर जाएगा एंड गवर्नमेंट इज नॉट ऑथराइज टू डिवॉल्व दिस these finances, ठीक है, to the states। So that's why states are often complaining कि वो जो डिविजिबल पूल है उसको कम कर रहा है सेंटर, ठीक है, बाय टेकिंग द पाथ ऑफ सेस एंड सरचार्जेस फॉर टैक्स कलेक्शन, ठीक है। तो ये एक फेडरलिज्म का ये भी एक इशू है, इसको याद रखना। नेक्स्ट, ऑफ दिस ओनली रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम टैक्स। ये इसका आर्टिकल बता सकते हैं क्या, सेस और सरचार्ज वाला? इसका आई थिंक याद नहीं आ रहा क्या था। 271 है शायद सरचार्ज के लिए, सेस का याद नहीं आ रहा अभी। अच्छा, ठीक है, तो ये आर्टिकल देख लेना 271 फॉर सरचार्ज। किसी को सर्च का याद आए तो प्लीज बताना। आगे चलते हैं। हाँ, सो ये कंप्लीट था। फर्दर अगर हम अभी आरबीआई का स्टडी की बात करें, सो एक्साइज ड्यूटी ऑन फ्यूल मेक्स अप अबाउट 18.4% ऑफ सेंट्रल ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू, ठीक है। सो मेकिंग अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ सेंट्रल ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू। Petrol and alcohol on an average account for 25%, 20 to 35% of states' own tax revenue, ठीक है। So almost more than up to or more than one fourth of the state's revenue is collected from these two sources। तो आप समझ सकते हो कि कितना important role दोनों play करते हैं। So this was all about this article। Next part पे चलते हैं। So next is US becomes India's top trading partner, ठीक है। ये न्यूज हम पहले भी कवर कर चुके हैं। So टॉप ट्रेडिंग पार्टनर में बात करें तो सबसे ऊपर यूएस है, फॉलोड बाय चाइना एंड देन फॉलोड बाय यूएई। अब ये नंबर इतना सिग्निफिकेंट नहीं है, ऑल्दो अगर आप आईआर के नोट्स वगैरह बना रहे हो तो वहां पे लिख लेना। दिस कम्स क्वाइट हैंडी जब बायलेटरल रिलेशंस के बारे में बात करनी हो, स्पेशली यूएस इज बीइंग अ इम्पोर्टेंट पार्टनर, तो आ सकता है, ठीक है। तो देख लेना 119.42 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड है। एंड खास बात इस चीज में ये है, वी आर ट्रेड सरप्लस विद यूएस, ठीक है। तो ये हमारे लिए एक फेवरेबल सिचुएशन है। नेक्स्ट, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। तो इट्स अ काइंड ऑफ करेंसी यूज बाय आईएमएफ, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, उसकी ये करेंसी है। टोटल 5 करेंसीज होती है। एसडीआर जो है इट्स अ ग्रुप ऑफ 5 करेंसीज, ठीक है। कोई नाम बता सकते क्या है उन करेंसीज के नाम? डॉलर है, स्टर्लिंग पाउंड। पाउंड। यप,
तो जितनी भी आप वर्ल्ड की इंपॉर्टेंट करेंसी सोच सकते हो वो सब हैं इसके अंदर। फर्स्ट यूएस डॉलर है, ठीक है, यूरो है, यूरो एंड देन चाइनीज युआन है, जापानीज येन है एंड ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग है, ठीक है। सो ये 5 करेंसीज हैं एंड हाईएस्ट वेटेज इसमें यूएस डॉलर को है और लोएस्ट जो है ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग को है, ठीक है। सो ये एक तरह का करेंसी पेपर होता है जो आईएमएफ इशू करता है अपने भी जितने मेंबर्स हैं उनको, ठीक है। सो एसडीआर इज एन इंटरनेशनल रिजर्व एसेट created by IMF in 1969 to supplement its member countries official reserves, ठीक है। तो ये याद रखना, इतना ही था इसके बारे में। तो रिसेंटली जो वेटेज है वो बढ़ा दिया गया था यूएस और चाइनीज युआन के लिए, ठीक है। सो इस कारण ये न्यूज में था। तो आगे चलते हैं। सर इसमें ऐड करना था मुझे। तो बोलिए। इसमें और एक न्यूज़ में था कि आईएमएफ ने डिसाइड किया है कि कुछ $450 बिलियन वो एसडीआर बढ़ाने वाली है। तो उसकी वजह से भी वो न्यूज़ में था। और एक इसके रिलेटेड आईएमएफ के रिलेटेड एक कोटा कोटा सिस्टम होती है आईएमएफ में, वो क्या होती है, कोई बता सकता है क्या? तो आईएमएफ में जो कोटा सिस्टम होता है वो बेसिकली मेंबरशिप में या वोटिंग आपका कितना शेयर है, ठीक है, बेस्ड ऑन कितना आप मेंबरशिप फीस दे रहे हो, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपको वोटिंग राइट्स मिलते हैं। अभी इसमें डिसीजन मेकिंग जो है वो 85% वोट से होती है, ठीक है। कोई भी वोट को पास कराना है तो इट शुड बी पास बाय 85%। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि 16% वोट है वो that is with US, ठीक है। तो वर्चुअली विदाउट यूएस अप्रूवल नो डिसीजन कैन बी पास्ड एट आईएमएफ, ठीक है। सो ये एक इशू है जिसके लिए कंट्रीज चाहती हैं कि कोटा सिस्टम रिवाइज हो, स्पेशली कंट्रीज लाइक चाइना एंड इंडिया। ये चाहती हैं कि उनका जो वोटिंग शेयर है इसमें बढ़े और यूएस का जो डिस्प्रपोर्शनेट इसमें वोटिंग शेयर है वो कम हो, ठीक है। सो दैट इज कोटा सिस्टम। और ऐड हाँ करना। राइट सर, मतलब मुझे ऐड करना था थोड़ा सा। तो सही है, मतलब कोटा सिस्टम वोटिंग राइट्स के लिए होती है। तो एक कोटा सिस्टम, कोटा डिसाइड होता है साइज ऑफ इकोनॉमी, देन फॉरेक्स रिजर्व कितना है, ओपननेस कितना है, इन सब चीज़ों पे। देन एक कोटा सिस्टम में जो टोटल करेंसी हमें डिपॉजिट करनी होती है उसमें से 75% डोमेस्टिक करेंसी कंट्रीज डिपॉजिट करती है, मतलब आईएमएफ के अंडर। और जो बाकी जो 25% होती है वो फॉरेन करेंसी में डिपॉजिट करनी होती है, जैसे डॉलर वगैरह, डॉलर यूरो। तो ये 25% जो बाकी है इसमें दिस नीड नॉट टू बी केप्ट विथ आईएमएफ, तो आप अपने पास भी रख सकते हो। जैसे एसएलआर होता है, बैंक्स वो एसएलआर जो स्पेसिफिक अमाउंट है वो उनके पास ही रिजर्व में रखती है। तो इसलिए वो जो 25% जो फॉरेन करेंसी होती है वो आप कंट्री खुद के पास रख लेती है, इसलिए उसको रिजर्व ट्रांच पोजीशन भी कहते हैं, आरटीपी। इस पे क्वेश्चन भी आया था प्रीलिम्स में 2020 में। तो इसके इस बेसिस पे फिर वोटिंग राइट्स, एक्सेस टू लोन, देन एसडीआर, ये सब डिसाइड होता है। तो और वो सर ने बोला कि एसडीआर वही है कि रिजर्व एसेट है, इट्स क्लेम ऑन करेंसी भी बोल सकते हैं। और एक एमसीक्यू भी मैंने चैनल पे शेयर किया है विवेक सिंह सर के चैनल से, तो वो भी इम्पोर्टेंट है, वो भी एक बार देख लेना। तो ये आई थिंक काफी सारे फैक्ट्स पता लगे। एक तो कोडा सिस्टम पता लगा, रिवर्स ट्रांसपोजिशन पता लगा, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। आगे चलते हैं। टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड, ठीक है। डब्ल्यूटीओ या इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा तो आपने जरूर इस वर्ड का नाम सुना होगा। So recently, India's government representative has become the chair of WTO's Committee on Technical Barriers on Trade. ठीक है। अब technical barriers on trade का मतलब क्या होता है? So it's a mandatory technical regulation and voluntary solution that defines specific characteristics that products should have such shape, size, design, packaging. तो जनरली क्या करते हैं, स्पेशली डेवलप्ड कंट्रीज, वो क्या करते हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज का जो प्रोडक्ट्स हैं उनको अपनी कंट्री में आने से रोकने के लिए कई बार इनफैक्ट डेवलपिंग कंट्रीज भी ऐसे ही टूल्स अपनाती है डेवलप्ड कंट्री के प्रोडक्ट को रोकने के लिए, कि वो ऐसा कुछ स्पेसिफिकेशन लगा देते हैं कि ये सपोज ये प्रोडक्ट है तो इसका इतना ही डायमेंशन होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे ड्रोन्स पे रेगुलेशन लगा दिया तो एक स्पेसिफाइड साइज से ऊपर आप ड्रोन को इंपोर्ट नहीं कर सकते हो इंडिया के अंदर, ठीक है। सो इस टाइप के टेक्निकल रेगुलेशन हम लोग लगा सकते हैं एंड दीज आर बेसिकली बैरियर्स टू ट्रेड। So WTO's agreement on TBT is a preventive instrument
which aims to ensure that measures are non-discriminatory and do not create unnecessary obstacles to trade. ठीक है, तो बहुत ही जनरल सी चीज है कि ट्रेड हैम्पर नहीं होना चाहिए ड्यू टू दीज टेक्निकल बैरियर्स पुट बाय एनी गवर्नमेंट. तो इतना ही था. काम इनका है कि रिव्यू करना है स्पेसिफिक मेजर्स को और स्ट्रेंथनिंग करना है इस एग्रीमेंट को. ठीक है, सो यही था. इंडिया का एक मेंबर अभी इसमें अपॉइंट किया गया, सो दैट्स व्हाई दिस वाज इन न्यूज. आगे चलते हैं. नेक्स्ट, ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज है. कई बार यूपीएससी मेंस वगैरह में क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इस टाइप के. सो महाराष्ट्र ओवरटुक उत्तर प्रदेश टू रीइमर्ज एज टॉप शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट. सो आफ्टर अ गैप ऑफ 5 years महाराष्ट्र हैज ओवरटेकन यूपी. ठीक है, इससे पहले तक यूपी लीड कर रहा था. एंड ये डिक्लाइन क्यों हुआ यूपी की पोजीशन में, तो इसके लिए एक तो रीजन है, अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने इथेनॉल ब्लेंडिंग के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया है, इथेनॉल प्रोडक्शन पे बहुत ज्यादा जोर दिया है. तो इथेनॉल प्रोड्यूस कैसे होता है, जो शुगर केन का जो डेड रिमेनिंग पार्ट रह जाता है आफ्टर एक्सट्रैक्टिंग शुगर. ठीक है, या डायरेक्टली उसमें से कई बार डायरेक्टली उसको भी यूज किया जाता है, मोलासिस. ठीक है, उस मोलासिस को यूज करते हैं और उसका फर्मेंटेशन होता है, उससे इथेनॉल बनता है. ठीक है, so then this ethanol can be directly used in industrial processes or for the blending of fuel. ठीक है, तो वो हम टारगेट पता ही होगा 20% ऑयल के लिए है या पेट्रोल के लिए ब्लेंडिंग बाय 2025 एंड डीजल के लिए भी 5% ब्लेंडिंग है, लेकिन उसका टारगेट ये 2030 है. तो देयर इज अ डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू द टाइमिंग ऑफ द completion of this thing. ठीक है, नेक्स्ट, loss from excess rains, water logging in low lying areas of eastern UP. Next, most of the cane areas is planted under a single variety, making it susceptible to rot fungal disease. ठीक है, तो फंगल डिजीज भी लग गया और एक ही टाइप का वेराइटी लगाया था विच वॉज वेरी ससेप्टेबल टू दिस फंगल डिजीज. इसके अलावा एक्सेस रेन की वजह से ये पोजीशन जो है वो लूज कर दी यूपी में. नेक्स्ट, ओवरऑल शुगर केन की बात करें तो इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आफ्टर ब्राजील. ठीक है, ब्राजील का शुगर का एक ये खास बात है कि वो हमसे चीपर होती है. ठीक है, although we are providing so much subsidies, yet our sugar is not as cheap as compared to Brazil. The reason being कि वहां पे वो बहुत large plantation farming उन्होंने fields बना लिए हैं, and it is due to destruction of Amazon in the name of cultivation. ठीक है, so जो president है वहां के जैर बोल्सोनारो, उन्होंने लार्ज स्केल पे हम लोगों ने देखा है कि वो अलाउ कर दिया एग्रीकल्चर फार्मिंग करना. ठीक है, सो इनके पास बहुत बड़े बड़े एस्टेट्स हैं एज कम्पेयर टू इंडियन फार्मर्स. तो इस सेंस में वो ज्यादा चीपर प्रोड्यूस कर पा रहे हैं विदाउट एनी सब्सिडीज. ठीक है, सो कई बार ब्राजील की गवर्नमेंट इंडिया को WTO में खींच के ले जाती है बिकॉज ऑफ ऑल द सब्सिडीज दैट वी आर प्रोवाइडिंग. तो एक सवाल पूछता हूँ, क्या हम इंडिया में शुगर केन के लिए MSP देते हैं क्या? आर वी गिविंग एनी काइंड ऑफ MSP फॉर शुगर केन? नहीं, उसके लिए फेयर रेम्यूनरेटिव प्राइसेस कहा जाता है, मतलब एमएसपी की तरह ही होता है. करेक्ट, तो FRP देते हैं उसके लिए, नॉट MSP. ठीक है, सो FRP इज गिवन बाय सेंटर. ट्रू और फॉल्स? ट्रू. एक्चुअली इसमें क्या होता है, सेंटर बोल देता है ये प्राइस, लेकिन स्टेट्स के पास भी प्रोविजन होता है कि दे कैन गिव एडिशनल अमाउंट अंडर दिस FRP. ठीक है, सो दोनों मिला के ही देते हैं इसमें पैसा. ठीक है, तो ये चीज याद रखना. MSP इज गिवन बाय सेंटर, लेकिन FRP में स्टेट गवर्नमेंट ऊपर से पैसा दे सकती है, इसके लिए प्रोविजन है इसके. सो क्लाइमेटिक कंडीशन की बात करते हैं. यूपीएससी आजकल इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेता है एग्रीकल्चर बेस्ड. सो इट ग्रोज इन हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट विद एन एवरेज टेम्परेचर ऑफ 21 to 27 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, वही ट्रॉपिकल कंट्रीज बोल सकते हैं. रेनफॉल इसको डिसेंट चाहिए, 75 to 150 सेंटीमीटर रेनफॉल is favorable, and it requires a moisture retention soil. Deep, rich, loamy soil is good for its ideal for its growth. Okay. So now let's talk about why the sugar industry has shifted to peninsular India. Even though एक large scale पे हम लोग नॉर्थ इंडिया में प्रोडक्शन करते हैं शुगर केन का, बट स्टिल जो ज्यादातर फैक्ट्रीज पेनिनसुलर इंडिया में. पहला है लॉन्गर क्रशिंग पीरियड, एडिक्वेट रेनफॉल, हाई रिकवरी रेट. हाई रिकवरी रेट मतलब शुगर केन से अच्छा अमाउंट में वो जो जूस होता है उसका वो निकल सकता है. हाई सुक्रोज कंटेंट है इन नॉर्दर्न इंडिया, मतलब ज्यादा उसमें वो शुगर कंटेंट है. सुक्रोज एक टाइप का शुगर होता है.
देन मल्टीपल ट्रांसपोर्टेशन एक्सेस टू पोर्ट एरियाज, तो बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर हम बोल सकते हैं कि पेनिनसुलर इंडिया में मिलता है, दैट्स व्हाई मोर इंडस्ट्रीज आर देयर। नेक्स्ट सिग्निफिकेंस क्या है शुगर इंडस्ट्री का? सोर्स ऑफ लाइवलीहुड ऑफ 50 मिलियन फार्मर्स, emerges multi product crop, ठीक है, multi product in the sense it can be used to make sugar, it can be used to make jaggery, it can be used to make ethanol, it can be used to make paper, electricity, besides other products also, ठीक है, मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट्स इससे बन सकते हैं, दैट्स व्हाई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रॉप है। बट एक रीजन, एक इश्यू क्या रहता है, इट इज ऑफन कॉल्ड एज वाटर गजलर। वाटर गजलर मतलब कि बहुत ज्यादा पानी पी जाता है ये, ठीक है। सो ऐसे एरियाज में इसको उगाना इज इट्स मीन, इसका एक डायरेक्टली इम्प्लीकेशन ये हो रहा है कि वी आर डिप्लीटिंग द वाटर रिसोर्सेज, स्पेशली जहां पे भी ग्राउंड वाटर से इसका खेती हो रहा है, वहां पे तो बहुत लार्ज स्केल पे वाटर डिप्लीट हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस क्रॉप, ठीक है। सो इसका ऑल्टरनेट क्या है, क्या हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अच्छा खासा प्राइस मिल रहा है इसीलिए फार्मर्स ग्रो कर रहे हैं, लेकिन अब पंजाब के फार्मर्स उसको ग्राउंड वाटर इस्तेमाल करके इसको उगा रहे हैं, तो दैट इज अ प्रॉब्लमैटिक थिंग, ठीक है। सो हम लोग क्या कर सकते हैं, नॉन शुगर केन बेस्ड शुगर पे स्विच कर सकते हैं, लाइक स्टीविया। स्टीविया एक प्लांट है जिसकी लीव्स को हम लोग शुगर के तो एज अ सब्सटीट्यूट ऑफ शुगर इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड इट इज क्वाइट गुड, मतलब अगर किसी को फैट वेट कम करना हो तो दे कैन यूज स्टीविया, ठीक है, बहुत अच्छा होता है, ऑर्गेनिक होता है, रादर देन द केमिकल वाले वो जो शुगर आ रही है जैसे एस्पार्टेम जिसमें यूज करते हैं, जिसका आई थिंक संजीव कपूर वगैरह ऐड करते हैं, तो उनमें एस्पार्टेम जैसे केमिकल होता है विच टेस्ट लाइक शुगर बट इज नॉट मेटाबोलाइज और डिकम्पोज बाय आवर बॉडी। वो क्या होता है, एस्पार्टेम जीभ पे वो मीठा लगता है, जैसे हमारे टंग पे सिर्फ स्वीट टेस्ट होता है, वो भी फ्रंट पार्ट पे, तो हम जब उसको टेस्ट करते हैं इट्स फील स्वीट, लेकिन हमारी बॉडी में जब वो जाता है तो वो मेटाबोलाइज ही नहीं होता है, मतलब वो जैसा अंदर लिया था वैसा ही वो एक्सक्रीटरी सिस्टम से बाहर निकल जाता है, ठीक है। सो वो एस्पार्टेम होता है, लेकिन एस्पार्टेम के साथ दिक्कत क्या है, क्योंकि वो केमिकल बेस्ड है, तो कई ऐसी रिसर्च पेपर आए जिसमें पता लगा है कि शायद इस टाइप की जो शुगर है एस्पार्टेम वगैरह, दे कैन बी कैंसर कॉजिंग या अदर डिजीज कॉजिंग लाइक किडनी प्रॉब्लम वगैरह कॉज कर सकते हैं, तो इट्स बेटर टू टेक सच नेचुरल सप्लीमेंट लाइक स्टीविया, ठीक है। तो इतना था इसके अंदर। सो ये ब्रॉडली एक मैप देख लो, आप पता लगा सकते हो कि कहाँ कहाँ शुगर केन ग्रो हो रहा है। तो ये जो लाइट कलर में आप देख रहे हो ये वाला पार्ट, ठीक है, तो लार्जली यू विल फाइंड स्टेट्स लाइक पंजाब, स्टेट्स लाइक हरियाणा, स्टेट्स लाइक यूपी एंड उत्तराखंड, यहाँ पे लार्ज स्केल में हम लोग देखते हैं शुगर केन का प्रोडक्शन हो रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट पेनिनसुलर इंडिया में महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्रा, तो ये सब स्टेट्स में भी वी हैव डिसेंट प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन। ऑलराइट, सो किसी को कुछ और ऐड करना है शुगर केन वाले आर्टिकल में? जैसे एक एडिशनल नॉलेज के लिए पूछ लेता हूँ, मतलब मैप में हमेशा हम श्रीलंका दिखाते मोस्टली, तो क्यों दिखाते? मैंने पहले भी पूछा हुआ है। बता दीजिए, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो वो जो यूएन क्लॉज है ना, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी, तो जो भी कंट्री उसको साइन करती है तो उसमें एक प्रोविज़न है, मतलब फॉलो करना पड़ता है कि जो भी 200 नॉटिकल माइल्स के अंडर जो भी आता है, जो भी आइलैंड्स वगैरह जो भी आएंगे वो मैप्स में दिखाना मैंडेटरी है। उसकी वजह से हमेशा आपको श्रीलंका देखने को मिलेगा जहाँ जहाँ भी इंडिया आएगा, इंडिया का मैप होगा। ये आगे चलते हैं। बिहार गवर्नमेंट अलाउस एक्सप्लोरेशन ऑफ कंट्रीज लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व, ठीक है। तो अभी ये रिसेंटली डिस्कवर किया गया था कि बिहार के अंदर अच्छा खासा एक गोल्ड रिजर्व है, ठीक है। तो नेशनल मिनरल इन्वेंट्री डाटा हैज एस्टिमेटेड द गोल्ड रिजर्व टू बी अबाउट 501.83 मिलियन टन्स, ठीक है। तो अभी अगर हम रैंकिंग में नापे इन स्टेट्स को इन टर्म्स ऑफ द गोल्ड रिसोर्स, तो बिहार कम्स एट द टॉप, राजस्थान सेकेंड, कर्नाटका फॉलोड बाय वेस्ट बंगाल, आंध्रा एंड झारखंड, ठीक है। सो इट्स in terms of gold resource,
लेकिन माइन कितना हो रहा, निकल प्रोडक्शन कितना हो रहा, वो नंबर डिफरेंट हो सकता है. सो नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जस्ट एक क्विक रेफरेंस के लिए देख लेना. आगे चलते हैं. उसमें उसमें गोल्ड प्रोडक्शन में कर्नाटका सबसे हाईएस्ट है, देन आंध्र प्रदेश है। और जीएसटी कितना लगता है गोल्ड पे, इसको आइडिया है क्या? अभी आई थिंक रिसेंटली चेंज करा है ना कुछ गोल्ड के ऊपर, रिसेंटली जीएसटी काउंसिल में. हाँ, आई थिंक पहले कुछ 2% था, ऐसा कुछ था, अभी 3% है। तो अच्छा. मतलब मुझे यही बोलना था कि गोल्ड पे मतलब नॉर्मली हम बोलते हैं ना कि जीएसटी की स्लैब 5, 12 और 18 और 28, मतलब ये 4 स्लैब है। तो एक गोल्ड वाला 3% वाला स्लैब भी है और एक 0% एक अलग से स्लैब भी होता है जीएसटी में। तो यही था। हाँ, इनफैक्ट इसी चीज को क्रिटिसिज्म में लिख सकते हैं जीएसटी के, कि वी एस्पायर टू ब्रिंग अ वन नेशन वन टैक्स रिजीम, बट अल्टीमेटली वन वन टैक्स जरूर हो गया, बट मेनी स्लैब्स हो गए. ठीक है, सो वो भी एक डिस्क्रिपेंसी है इस सिस्टम में. तो वो लिख सकते हैं एज अ पॉइंट ऑफ क्रिटिसिज्म. नेक्स्ट, लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009. ठीक है, सो कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एम्फसाइज on decriminalize the legal metrology law 2009. Okay? The government, especially this government, is focusing on basically rationalizing several laws with respect to doing business. ठीक है, so उस सेंस में गवर्नमेंट ने बहुत सारे हमने लॉज देखे जहां पे पहले क्रिमिनल प्रोविजन था, अगर आप कोई ऐसा फाइनेंशियल कोई आपसे गलती हो जाती थी तो इट वाज कंसीडर्ड अ क्राइम. ठीक है, जिसके अंदर यू कुड हैव बीन जेल्ड. ठीक है, एक क्रिमिनल ऑफेंस मान लिया जाता था. लेकिन अब गवर्नमेंट इज ट्राइंग कि हम वो जो क्रिमिनल ऑफेंसेस वाले सब प्रोविजन थे उनको हटा के केवल सिविल ऑफेंस बना दें, यानी यू हैव टू जस्ट पे अ पेनल्टी एंड यू विल बी लेट गो. ठीक है, सो ये गवर्नमेंट का आइडिया. उसी लाइंस पे मेट्रोलॉजी लॉ जो है उसको भी चेंज करने की बात की गई है. ठीक है, so this law is administered by Department of Consumer Affairs. It enforces standards related to weights and measures, and it prescribes imprisonment in addition to fine for some offenses. Okay. So इतना ही था, इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला आर्टिकल. आगे चलते हैं. मेट्रोलॉजी बस इससे वेट्स और मेजर्स से रिलेटेड था. नेक्स्ट article, center notified phase of second phase of mandatory hallmarking, which shall come into force from June 1, 2022. Okay. So again, gold से related एक और news है. So it will cover 3 additional carats of gold jewelry articles, 20, 23 and 24, mentioned under the Indian standards 1417, and 32 new districts under mandatory hallmarking. It will come into force via hallmarking of gold jewelry and gold artifacts. Amendment Order 2022. ठीक है, so अर्लियर ऑर्डर में हम लोगों ने देखा था 14, 18 और 22 कैरेट्स ऑफ गोल्ड के ऊपर ऑर्डर था, लेकिन अब नए कैरेट्स सिस्टम भी इसमें इंक्लूड कर दिए गए हैं. तो हॉलमार्किंग क्या है? इट इज अ बेसिकली टेक्निक सो एज टू इंश्योर कि जो कस्टमर उस चीज को खरीद रहा है वो उसकी क्वालिटी के बारे में श्योर रह सकता है कि अगर इस पे लिखा है कि ये हॉलमार्क इतना है तो उसका जो कैरेट है वो उतना ही होगा. ठीक है, जनरली ये माल प्रैक्टिसेस देखने को मिलता था विद रेस्पेक्ट टू गोल्ड ज्वेलरी, कि वो जो गोल्ड स्मिथ वगैरह होते थे वो दे यूजली यूज टू डू पीपल, वो बोलते थे कि हाँ ये 22 कैरेट का है, एंड उसमें फिर वो 22 कैरेट की जगह उसमें कुछ कभी कभी कॉपर या कभी कभी सिल्वर मिला देते थे, सो एज टू लोअर द अमाउंट ऑफ गोल्ड यूज ऑन दिस ऑन दोज ज्वेलरी. ठीक है, तो उस चीज को एक तरीके से रिमूव करने के लिए इस टाइप की माल प्रैक्टिसेस को गवर्नमेंट ने हॉल मार्किंग का कॉन्सेप्ट लेके आया. सो ये हॉल मार्किंग की स्कीम रन कौन कर रहा है? इट इज रन बाय ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स. ठीक है, और इस हॉल मार्क में 3 साइंस होते हैं. ठीक है, 3 साइंस क्या क्या होते हैं? ये यहाँ पे देख सकते हो. BIS स्टैंडर्ड मार्क हो गया, प्योरिटी ऑफ गोल्ड हो गया, और 6 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक कोड हो गया, जिससे उस यूनिक ज्वेलरी आर्टिकल के बारे में पता लग जाएगा. ठीक है, तो बहुत सारी चीजें होती थी. लोग क्या करते थे, कोई ब्लैक मनी है तो उसको गोल्ड में कन्वर्ट करा लेते थे. ठीक है, सो एज टू evade the evade any kind of scrutiny. ठीक है,
बहुत इजीली मोबाइल भी होता है। अब आपको 2 लाख रुपए ले जाने हैं तो यू हैव टू कीप अ बंडल ऑफ नोट्स। ठीक है, अभी 2,000 का नोट आ गया है तो वो बात अलग है, लेकिन पहले अगर आपको थोड़ा बड़ा सम लेके जाना पड़ता था पूरा ब्रीफ केस सही होता, लेकिन वही चीज 4-5 गोल्ड बार में कवर हो जाएगी। ठीक है, सो इस सेंस में बहुत ही मोबाइल सोर्स होता है और मनी लॉन्ड्रिंग में काफी यूज होता है। ठीक है, कई बार क्या करते हैं, चोर भी चोरी करते हैं और इन सब मालों को आगे शॉपकीपर क्या गोल्डस्मिथ वगैरह को बेच देते हैं। ठीक है, सो उसको ट्रेस कर पाने में भी बहुत मुश्किल होता है। तो ये हॉलमार्किंग से एक चीज ये होगी कि यू आर अश्योर्ड ऑफ द क्वालिटी एंड यू ऑल्सो नो कि ये जो गोल्ड है ये एक लेजिटिमेट मीन से आया है। मतलब कि पूरा का पूरा इसके पीछे एक पेपर ट्रेल रहता है कि अगर किसी गोल्ड स्मिथ ने कोई ज्वेलरी बनाई है तो उसको दिखाना पड़ता है कि हाँ मैंने इस अमाउंट का गोल्ड परचेज किया, तभी मैं इस अमाउंट का गोल्ड ज्वेलरी बना पाया। ठीक है, सो इससे एक ये जो पूरा सिस्टम था ये कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट हो गया। सो गोल्ड जो है अपने प्योरेस्ट फॉर्म में इट इज 24 कैरेट्स। हाउएवर गोल्ड के बारे में आपने ये प्रॉपर्टी भी सुनी होगी कि इट्स द मोस्ट मेलिएबल मेटल। ठीक है, मेलिएबल को मतलब बता सकता है कोई, व्हाट इज मेलिएबल? पतली से पतली शीट बनाई जा सकती है ना। करेक्ट। तो मेटल की कुछ प्रॉपर्टीज होती है कि मेटल्स आर मेलिएबल, मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल मतलब दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। ठीक है, तो ये सभी मेटल्स के साथ होती है एंड गोल्ड के साथ ये प्रॉपर्टी जो है ना बहुत ही ज्यादा सुप्रीम होती है कि गोल्ड कैन बी बीटन इनटू वेरी थिन शीट्स एंड वेरी फाइन वायर्स कैन बी ड्रॉन आउट ऑफ गोल्ड। ठीक है, लेकिन 24 कैरेट ऑफ गोल्ड इज नॉट सुटेबल फॉर मेकिंग ज्वेलरी बिकॉज इट इज टू सॉफ्ट। ठीक है, सो जनरली 24 कैरेट की आप ज्वेलरी कभी नहीं सुनोगे। अगर वो बन भी जाती है ना तो फिर वो कोई पहनेगा ना 2-3 बार में वो टूट जाएगा। ठीक है, इतना वो सॉफ्ट हो जाएगा। जनरली यू विल फाइंड कि 22 कैरेट्स ऑफ गोल्ड मिलता है। सो ये था गोल्ड के बारे में। सो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। ये ब्यूरो ऑफ हाँ इंडियन स्टैंडर्ड है वो स्टैट्यूटरी है क्या? हाँ, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो ये BIS एक्ट 2016 है। इसके अंदर नेशनल स्टैंड बॉडी का इसको प्रोविजन दिया गया था। और किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है? मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। राइट। और ये गोल्ड से रिलेटेड एक 3 स्कीम्स है, मतलब अलग अलग, जो कि प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। जो कि जो गोल्ड का हम इंपोर्ट करते हैं, जैसे कि हम सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है गोल्ड के, तो उसके लिए गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम निकाली थी, देन सोवरेन गोल्ड बॉन्ड एंड गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो इसमें मैं बता देता हूँ डिफरेंस क्या है। तो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम ये सब जो हम इंपोर्ट कर रहे थे गोल्ड, उसको रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। तो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में क्या होता है, बेसिकली हम एक ऑथराइज बैंक्स में हमारा गोल्ड डिपॉजिट करते हैं, गोल्ड और गोल्ड ज्वेलरी। तो फिर वो जो बैंक्स है वो सेल करती है आगे, मतलब ज्वेलरी बनाने के लिए। तो और हमें उस पर इंटरेस्ट भी मिलता है जो हमने गोल्ड डिपॉजिट किया है। और जब बाद में हमें लेना होगा तो वो हमें ज्वेलरी के फॉर्म में नहीं मिलेगा, वो हमें बार्स के फॉर्म में मिलेगा। और कैश कैश भी ले सकते हो आप। तो ऐसे ही वो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम थी। देन सोवरेन गोल्ड बॉन्ड थी, बॉन्ड निकाला था, उसके अंडर आप गोल्ड नहीं परचेस करेंगे, आप एक पेपर मतलब बॉन्ड, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदी करेंगे। तो उसमें उससे मतलब अ, आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा और जो एप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन हो रहा है वो भी मिलेगा। देन था कि गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, तो उसके अंडर आप मतलब वो गोल्ड ETF बाय करेंगे, लेकिन उसमें क्या होता है कि ऑन आपके बिहाफ पे कोई और मतलब जो क्या बोल सकते हैं, कंपनी ले लो, कंपनी है वो गोल्ड परचेस करेगी, मतलब ये जो गोल्ड ETF के इसके अंडर इंपोर्ट ऑफ गोल्ड होगा। तो ये था। और ये गोल्ड ETF है, इसमें आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, सिर्फ एप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन है वही मिलेगा। तो ये सब तीनों एक बार देख लेना, इसका डिफरेंसेस। तो ये तीनों स्कीम्स काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट चाहती है कि हम जो इतना ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं गोल्ड का फॉर डोमेस्टिक कंजम्पशन। ठीक है, मतलब इफ यू लोग के इंडिया कितना क्या चीज एक्सपोर्ट कर रहा है तो विल फाइंड कि टॉप 10 के अंदर गोल्ड भी हम लोग एक्सपोर्ट
गोल्ड बेस्ड ज्वेलरी हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, ठीक है। सो कोरस्पॉन्डिंगली इम्पोर्ट इसीलिए गोल्ड का बहुत ज्यादा है, लेकिन हमारा जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है गोल्ड का वो भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। स्पेशली इंडियन ट्रेडिशन में हम लोग मानते हैं कि गोल्ड ज्वेलरी वगैरह काफी इंपॉर्टेंट होता है। सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन के डोमेस्टिक कंजम्पशन ओवरऑल ज्यादा है, ठीक है, जिससे कि हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो उस चीज को रैशनलाइज करने के लिए गवर्नमेंट ने बोला है कि कई लोग सिर्फ पैसा इन्वेस्ट करने के लिए डाल देते हैं गोल्ड के अंदर। सो आप फिजिकल गोल्ड ना लेकर आप ये इस टाइप के मोनेटाइजेशन एस्पेक्ट्स पे जा सकते हो, जहां पे आपको गोल्ड के ही बेनिफिट्स मिलेंगे, ठीक है। सो ये चीज था इस ऐप के बारे में। ऑलराइट, नेक्स्ट वाज आई थिंक 3.79, दिस वाज स्वप्निल सर, आपका बात है ना? हाँ सर, तो पेपर इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री उन्होंने कुछ उसके रिलेटेड अमेंडमेंट किए हैं। तो उन्होंने इंपोर्ट पॉलिसी ऑफ मेजर पेपर प्रोडक्ट्स फ्रॉम फ्री सब्जेक्ट टू कंपलसरी रजिस्ट्रेशन अंडर PIMS, तो रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी बोल दिया है कुछ जो भी पेपर्स है उसके लिए। इट एक्सक्लूड्स करेंसी पेपर, सिक्योरिटी प्रिंटिंग पेपर एट्सेट्रा। बेनिफिट्स क्या होंगे? प्रोटेक्ट डोमेस्टिक पेपर इंडस्ट्री, check rerouting of goods through other countries in lieu of trade agreements, promote make in India। तो ये सब थे इसमें। तो मेक इन इंडिया आता है तो आप ये भी याद रहे तो लिख सकते हैं। इंडियन बिजनेस पोर्टल, तो एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री लॉन्च IBP, ये ऑनलाइन ग्लोबल ट्रेड हब फॉर एक्सपोर्टर्स एंड फॉरेन बायर्स। तो एक इट इज़ बिजनेस टू बिजनेस डिजिटल मार्केट प्लेस है टू एम्पावर स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, एक्सपोर्टर्स, आर्टिसंस, फार्मर्स टू आइडेंटिफाई न्यू मार्केट्स फॉर देयर प्रोडक्ट्स एंड ग्रो देयर सेल्स ग्लोबली। तो डेवलप बाय फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, तो एक्सपोर्ट के लिए ही है बेसिकली ये। देन ए फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल, तो इसको 5 years कंप्लीट हो रहे हैं। हमने 2017 में एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड एबॉलिश किया था, उसके जगह पे ये आया था। तो एक न्यू ऑनलाइन सिंगल पॉइंट इंटरफेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर इन्वेस्टर टू फैसिलिटेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो FDI इम्पॉर्टेंट भी है, मतलब प्रीलिम्स के और प्रीलिम्स के लिए, वो भी एक बार देख लेना। और इट इज़ एडमिनिस्टर्ड बाय DPIIT, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इट फैसिलिटेट सिंगल विंडो क्लियरेंस ऑफ एप्लीकेशंस, तो वो है। देन पैसिव फंड्स, SEBI has issued a circular on passive funds covering matters related to transparency, liquidity and operational aspects of exchange traded funds and index funds। तो जो मतलब पैसिव फंड्स होते हैं, मतलब पैसिव फंड्स में क्या होता है, कुछ हम बेंचमार्क फिक्स कर देते हैं, जैसे सेंसेक्स कर दिया, या मतलब कुछ निफ्टी वगैरह के बेसिस पे उस पे वो वर्क करते हैं। और उसके अपोजिट जो होते हैं एक्टिव फंड्स, उसमें हम इंडिविजुअल बेसिस पे हम ये करते हैं, डिसाइड करते हैं। उस नॉर्मल सा डिफरेंस है उसमें वैसे। देन अनलाइक विद एन एक्टिव फंड, द फंड मैनेजर डज नॉट डिसाइड व्हाट सिक्योरिटीज द फंड टेक्स ऑन, मतलब जो मैंने अभी बोला वही है उसमें बेसिकली डिफरेंस। दिस नॉर्मल मेक्स पैसिव फंड्स चीपर टू इन्वेस्ट इन देन एक्टिव फंड्स। तो मतलब मुझे नहीं लगता इतना इम्पोर्टेंट होगा ये आर्टिकल। तो इसमें आई थिंक इतना ही बताना चाहिए, जैसे ETFs होते हैं। अभी करंटली गवर्नमेंट ने क्या किया, CPSE ETFs निकाले, ठीक है। इसके बारे में आई थिंक पढ़ा होगा, और कुछ साल पहले न्यूज में था ये चीज। तो CPSE ETF क्या होता है कि कई सारी गवर्नमेंट के ऐसे PSUs हैं जो इतना अच्छा नहीं कर रहे, तो अगर ये कंपनीज अगर अपना शेयर लाती तो शायद कोई वो शेयर खरीदता ही नहीं, ठीक है। सो गवर्नमेंट ऐसा चाहती थी कि हम लोग कुछ ऐसा टेक्निक लगाएं कि जो बायर है वो कहीं ना कहीं उन पुअरली परफॉर्मिंग PSUs के अंदर भी इन्वॉल्व हो जाए। तो उन्होंने क्या किया, CPSE ETF लेके लॉन्च किया। अब इस ETF में क्या होता है, ये ETF इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ PSU स्टॉक्स, ठीक है। तो उसमें जैसे सेल का भी स्टॉक हो गया, उसमें बेल का भी स्टॉक हो गया, ठीक है। उसमें कोई छोटी मोटी, बहुत ही छोटी मोटी कोई कंपनी है जैसे BSNL हो गई जो बहुत खराब परफॉर्म कर रही है, ठीक है, इसका भी स्टॉक
क्लब करके ईटीएफ में डाल दिया, ठीक है। तो अब आप किसी सिलेक्टिव स्टॉक में पैसा नहीं डाल सकते हो पीएसयू के, यू आर बेसिकली ट्रेडिंग अ बास्केट, ठीक है। अब ये सीपीएसई ईटीएफ है, अगर आप शेयर मार्केट पे जाओगे तो ये एक शेयर की तरह बिक रहा होगा, ठीक है। इसका पूरे का भाव ऊपर नीचे जा रहा होगा, सो यू आर इनडायरेक्टली इन्वॉल्व इन दीज पीएसयूज, ठीक है। वहीं अगर आप म्यूचुअल फंड में जाते हो, तो म्यूचुअल फंड में क्या होता है, एक म्यूचुअल फंड मैनेजर होता है जो कि डिसाइड करता है कि आपका जो पैसा है वो कौन कौन से फंड में लगेगा। तो वो पहले पूरी रिसर्च करता है और उसके बाद आपका फंड उस स्पेसिफिक स्टॉक में डालता है, और वो मल्टीपल स्टॉक में डालता है, ठीक है। वही सेम चीज यहाँ पे भी हो रही है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ये चीज फिक्स है, ठीक है। किसी को रिसर्च करने की जरूरत नहीं है कि हाँ ये सेल में पैसा डालना चाहिए, बेल में डालना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर पैसा डालोगे सीपीएसई ईटीएफ में तो सभी कंपनीज के इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन ये ईटीएफ एंड म्यूचुअल फंड। तो ईटीएफ क्या है, ये एक पैसिव फंड हो गया, और म्यूचुअल फंड्स क्या है, ये एक एक्टिव फंड हो गया, क्योंकि यहाँ पे रिसर्च वगैरह सब इन्वॉल्व होके वे डिसाइडिंग कि कौन से स्टॉक में पैसे डालना है, ठीक है। सो दैट्स द डिफरेंस। आगे चल सकते हैं। तेने द रिस्किलिंग रिवोल्यूशन इनिशिएटिव ये लॉन्च किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, तो उनकी 50th एनुअल मीटिंग थी। तो एक क्या करेगा, टू प्रोवाइड 1 बिलियन पीपल विद बेटर एजुकेशन स्किल्स एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी बाय 2030। इट एम्स टू फ्यूचर प्रूफ वर्कर from technological change and help economies by providing new skills for the fourth industrial revolution। तो फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन और इंडस्ट्री 4.0 सेम है क्या? हाँ सेम है। राइट। Then it is funded by governments including India and private entities. The initiative will expand beyond adult skilling, reskilling and upskilling and integrate a focus on education for children and youth। तो इसमें एडल्ट रीस्किलिंग भी है, एक्सपांड कर सकते हैं इसको। तो ये सब मतलब प्रीलिम्स में भी आ सकता है और इसमें भी लिख सकते हैं मेंस के आंसर्स में। रीस्किलिंग रिवोल्यूशन इनिशिएटिव बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। देन नेक्स्ट है गति शक्ति संचार पोर्टल फॉर सेंट्रलाइज राइट ऑफ वे रो अप्रूवल्स। देन गति शक्ति पता है वैसे। देन डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन लॉन्च गति शक्ति संचार पोर्टल फॉर सेंट्रलाइज राइट ऑफ वे अप्रूवल। तो एक पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान जो लॉन्च किया था लास्ट ईयर, तो वो क्या था कि स्मूथ डिप्लॉयमेंट ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस द कंट्री। मतलब एक ऐसा पोर्टल बना दिया कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चलेंगे उसके लिए मतलब एक सिंगल विंडो क्लियरेंस एटसेट्रा इसके लिए एक पोर्टल बना दिया। देन इट इज़ ए कोलैबोरेटिव institutional mechanism between all stakeholders including central state governments etc, then developed by MP State Electronics Development Corporation। then advantages क्या है गति शक्ति संचार पोर्टल के, वही ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, effective monitoring for timely rollout of 5G network, will streamline right of way application and permissions through a single interface। right of way क्या होता है? राइट ऑफ वे बेसिकली टेलीकॉम इंडस्ट्री में क्या होता है, आपको जो टावर से जो सिग्नल आ रहा होता है, ठीक है, अब उन टावर्स में भी बैकएंड में कुछ केबल्स लगी हैं, ठीक है। वो केबल्स क्या होती है, वो केबल ट्रैवल करके किसी और टावर से कनेक्टेड होंगी या किसी बेस स्टेशन से कनेक्टेड में होंगी, ठीक है। अब ये जो केबल्स है इसको लगाने के लिए आपको जो एग्जिस्टिंग रोड्स हैं या एग्जिस्टिंग कोई पाथवे, वहां पे आपको कुछ ड्रिलिंग वगैरह करनी पड़ती है, ठीक है। अब सिंस यू आर डूइंग इट ऑन लैंड, तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। लैंड अब किसके ज्यूरिडिक्शन में आती है, लैंड आती है स्टेट के ज्यूरिडिक्शन में, ठीक है, स्टेट के ज्यूरिडिक्शन में आती है। तो दिस पॉलिसी विद रिस्पेक्ट टू दिस लैंड पॉलिसी विल चेंज स्टेट टू स्टेट, ठीक है। सेंटर एक लॉ जरूर बना सकता है, लेकिन अल्टीमेटली ये राइट ऑफ वे की परमिशन जो है ये स्टेट देता है, और सिंस यू आर यूजिंग अ स्टेट प्रॉपर्टी यू विल हैव टू पे फीस फॉर दैट, ठीक है। सो इसमें स्टेट्स के अपने विम्स और फैंसीज थे, अपने मनमर्जी के हिसाब से वो रेट मांगते थे, कई बार देते ही नहीं है परमिशन, जस्ट टू एंश्योर कि हाँ अच्छा दाम मिले, ठीक है। कई बार उसमें करप्शन भी कह सकते हैं। अपने वो मनमर्जी के हिसाब से ये राइट ऑफ वे ऑफर करते थे कंपनीज को,
ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं टेलीकॉम इंडस्ट्री के एक्सपेंशन को रोक रहा था। कि सेंटर तो कोशिश कर रहा है कि हम लोग अच्छी पॉलिसीज लेके आए, हम लोग एजीआर के रेट कम कर दें, ठीक है, लेकिन जब वो स्टेट्स के अंदर ये केबल्स वगैरह एस्टैब्लिश करने जाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एस्टैब्लिश करने जाते हैं, दे आर फेसिंग सीवियर हार्डशिप। एंड वन ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ दैट प्रॉब्लम वाज राइट ऑफ वे, कि ये केबल लगाने के लिए परमिशन लेना पड़ता है, और वो परमिशन जब गवर्नमेंट देती नहीं है या बहुत कॉस्ट पे दे रही है, तो उनके लिए वो बहुत फीजिबल नहीं हो रहा था, बहुत इकोनॉमिकल नहीं हो रहा था, ठीक है। तो टेलीकॉम इंडस्ट्री काफी सफर कर रही है, तो इस टाइप के इश्यूज थोड़ा ध्यान में रखें। सो दैट्स इट। राइट, मतलब नीचे के पॉइंट्स यही है दोनों, जिस संजय सर ने बोले, टाइमली अप्रूवल फॉर ROW परमिशन एटसेट्रा वो नहीं मिलता है, तो उसकी वजह से फिर देन नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। अचीविंग ब्रॉडबैंड फॉर ऑल एज इनविसाज अंडर नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी 2018 थ्रू बेटर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी इन रिमोट एरियाज बाय फैसिलिटेटिंग फास्टर लेइंग ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल। तो मतलब वही ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्रोवाइड करेंगे जो रूरल एरियाज है वहाँ पे, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है ब्रॉडबैंड फॉर ऑल। तो एक पॉलिसी क्या है इसमें, एक 3 मिशन है। कनेक्ट इंडिया, creating robust digital communications infrastructure; propel India, enabling next generation technologies and services; then secure India, ensuring sovereignty, safety and security of digital communications। तो मतलब ये तीनों तीनों याद ही रख लो, आप कहीं पे भी ये लिख सकते हो इसके जैसा कुछ ट्रायंगल वगैरह बना के, तो काफ़ी इफेक्टिव रहेगा। और सिक्योर इंडिया मतलब वही जो डिजिटली एम्पावर्ड इंडिया नीड्स टू बी डिजिटली सिक्योर्ड, तो उसके लिए भी हम जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो भी उस पर भी वर्क करेंगे, ध्यान देंगे। देन किसी को ऐड करना है क्या कुछ इसमें? ऑल राइट। इंडियन गैस एक्सचेंज, ONGC has become the first exploration and production company in India to trade domestic gas on IGX। तो वही ONGC फर्स्ट कंपनी बन गई है ट्रेड करने के लिए। IGX is a subsidiary of Indian Energy Exchange, is a trading platform for natural gas. It allows buyers and sellers of natural gas to trade both in spot market and in forward market for imported natural gas। तो वही सेम ही पॉइंट है, बायर और सेलर्स वहाँ पे ट्रेड करेंगे। ट्रेडिंग इज अलाउड अक्रॉस 3 हब्स, दहेज एंड हजीरा इन गुजरात, काकीनाडा इन आंध्र प्रदेश। तो ये 3 लोकेशन है। देन इट ऑपरेट्स अंडर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड, PNGRB। तो ये भी ध्यान रख लो, क्योंकि PNGRB पे एक क्वेश्चन भी आया था प्रीलिम्स में। आई थिंक मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के अंडर ही आएगा ना ये सब। राइट। तो इतना ही था। ओके, किसी को कुछ ऐड करना है अभी तक जो पढ़ा उसमें? राइट, नेक्स्ट पे चलते हैं। सो नेक्स्ट पार्ट इज इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स, ठीक है। सो हमारा जो डिफेंस सेक्टर है, वी आर ट्राइंग टू रैशनलाइज है, ठीक है, या रिफॉर्म इट। सो बहुत सारे स्टेप्स देखे, जैसे हम लोगों ने देखा CDS का अपॉइंटमेंट हुआ, रिसेंटली हमने देखा अग्निवीर नाम का एक नया स्कीम आया, ठीक है। सो इसी लाइंस में इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, हम कह सकते हैं कि एक रिफॉर्म है जो कि हम इनविसाज कर रहे हैं। तो अब जानते हैं इसके बारे में क्या है ये। सो रिसेंटली आर्मी चीफ हैज सेड दैट IBG कंसल्टेशंस आर कंप्लीट एंड इन प्रोसेस ऑफ फाइनल कंप्लीशन, ठीक है। सो हमारी इंडियन मिलिट्री या इंडियन आर्मी के रिस्पेक्ट में ये एक इंपॉर्टेंट चीज है या एक इंपॉर्टेंट रिफॉर्म है। सो इसमें आइडिया क्या है कि हम लोग रिस्ट्रक्चर करेंगे आर्मी हेडक्वार्टर्स को। फोर्स रिस्ट्रक्चरिंग इंक्लूड्स क्रिएशन ऑफ इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स, कैडर रिव्यू ऑफ ऑफिसर्स एंड रिव्यू ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ JCOs एंड अदर रैंक्स, ठीक है। सो ये ब्रॉडली हम लोग रिफॉर्म्स लाना चाह रहे थे। तो इसी लाइंस पे इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप भी है। तो इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप क्या है कि इट्स अ ब्रिगेड साइज
agile, self-sufficient combat formation which can swiftly launch as strike against adversary in case of hostility. ठीक है, जनरली हमारा जो पूरा का पूरा आर्म फोर्सेस फ्रेमवर्क है वो डिफेंस ओरिएंटेड है. ठीक है, लेकिन एक कहावत है ना, समटाइम्स ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस. ठीक है, सो उस चीज को फुलफिल करने के लिए हम लोग ये इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप का एक फॉर्मेशन करना चाह रहे हैं. यानी एक ऐसा ग्रुप रहेगा ये जो कि अटैक कर सके. ठीक है, कई बार ऐसा हो सकता है कि हमें प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की जरूरत पड़े, लेकिन हमारी फोर्सेस डिफेंस स्टाइल से ओरिएंटेड है तो वो कभी वो चीज कर ही नहीं पाएंगे. सो ये एक फॉर्मेशन होगा आर्मी का जिसके अंदर उनको इस तरीके का बनाया जाएगा कि वो किसी भी टेरेन पे, मतलब जनरली ये टेरेन स्पेसिफिक रहेगा कि एक डेजर्ट इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप रहेगा, एक माउंटेन इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप रहेगा, एक प्लेन इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप रहेगा. ठीक है, क्योंकि हर जो टेरेन है उसकी अपनी डिफिकल्टी है और उस हिसाब से लोगों को ट्रेन करना पड़ता है. ठीक है, सो दैट्स व्हाई ये ज्योग्राफी जो है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी. तो जनरली अगर आप देखोगे आर्मीज में या जितने भी हमारे आर्म फोर्सेज है तो उनमें एक छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं. ठीक है, सबसे छोटा बोलेंगे तो प्लाटून हो गया. ठीक है, कंपनी हो गया, फिर कंपनी के ऊपर एक कमांड हो गया. कमांड तो ऐसे सबसे बड़ा होता है. कमांड के नीचे एक ब्रिगेड होता है. ठीक है, मतलब आई मे नॉट बी एग्जैक्टली करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द फॉर्मेशन हायरार्की, क्योंकि ये थोड़ा कोई डिफेंस सेक्टर में होगा उसको ज्यादा बेटर पता होगा ये चीज. ठीक है, बट एक ब्रिगेड साइज का अगर मैं रफली अंदाजा दूं तो अराउंड 400 to 500 पीपल होते हैं. ठीक है, एक ब्रिगेड में. तो थोड़ा सा इस चीज को एक बार देख लेना, क्योंकि मेरे को एग्जैक्टली इस चीज का पता नहीं है. तो बस ये याद रख लेना, एक बहुत बड़ा यूनिट होता है जिसके अंदर काफी सारे लोग होंगे एंड सबका अपना अपना एक रोल होगा. जैसे आर्मी की फॉर्मेशन की बात करें तो एक इन्फेंट्री होती है. इन्फेंट्री क्या करते हैं, इसमें पैदल सैनिक होते हैं जिनके हाथों में बंदूक वगैरह होती है. फिर एक होती है आर्टिलरी. ठीक है, आर्टिलरी क्या होती है, जिनके पास कैनन्स वगैरह होते हैं. ठीक है, कैनन हो गए, फोर्स हो गए, ये सब चीजें रहते हैं. फिर एक लॉजिस्टिक्स वाले होते हैं. ठीक है, कम्युनिकेशन वाले होते हैं. ठीक है, सो ये सेपरेट एंटिटीज हैं. अब ये सबका एक कलेक्शन होगा इस इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप के अंदर. ये साथ में एक तरीके से कम्युनिकेट करेंगे या कोऑर्डिनेट करेंगे सो एज टू लॉन्च अ ऑफेंस. ठीक है, सो ये आइडिया होता है इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप का. सो its objective is to make the force more lethal and suitable to fight a modern war with support of technology. ठीक है, स्ट्रक्चर क्या रहेगा, स्ट्रक्चर इसमें ये रहेगा, इट वुड बी अ टेलर मेड बेस्ड ऑन ट्रिपल टी. अब ये ट्रिपल टी क्या है, थ्रेट है कि खतरा किससे है, टेरेन कैसा है, ज्योग्राफी कैसी है और टास्क क्या है. ठीक है, सो दीज रिसोर्सेज विल बी अलॉटेड ऑन बेस ऑफ 3 T's एंड दे नीड टू बी लाइट सो दे कैन बी लो ऑन लॉजिस्टिक्स. ठीक है, कई बार हम देखते हैं आर्मीज के साथ मोबिलाइजेशन का बहुत प्रॉब्लम होता है. इनफैक्ट कहीं ना कहीं रशिया पूरे यूक्रेन को हरा नहीं पाया तो उसके पीछे उसका खराब लॉजिस्टिक ही था कि उसके पास भले ही एक सुपीरियर आर्मी थी बट रशिया वाज नॉट एबल टू डिफीट यूक्रेन बिकॉज इट वाज नॉट एबल टू प्रॉपरली मोबिलाइज इट्स लॉजिस्टिक्स. ठीक है, सो वो एक इशू है और इसीलिए हम चाहते हैं कि ये थोड़ा सा लाइट रहे या अजाइल रहे. अजाइल का मतलब यही होता है कि वो बहुत फास्ट मूव कर सके. So they will be able to mobilize within 12 to 48 hours within the location. IGB will be bigger than a brigade. Brigade का size हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है. So brigade का size 3000 से 3500 तक हो सकता है, but smaller than a division. Division का जो formation होता है, ये size होता है, it's 10,000 से 12,000 और इसके ऊपर जो यूनिट होती है वो कमांड होती है. ठीक है, आप पढ़ोगे वेस्टर्न कमांड, ईस्टर्न कमांड. ठीक है, वो सब चीज होती है. सो इट वुड बी हेडेड बाय अ मेजर जनरल. तो ये एक आर्मी में रैंक होती है. ठीक है, सो आईजीबीज विल इन्वॉल्व इंटीग्रेशन ऑफ इन्फेंट्री, आर्मर्ड टैंक रेजिमेंट्स, आर्टिलरी, यूएवीज, कॉम्बैट इंजीनियर्स एंड सिग्नल इनटू वन फाइटिंग यूनिट. ठीक, तो आर्मी के जो अलग अलग यूनिट्स रहते थे जो साइलोज में रहते थे, अब उन सबको एक कोहेसिव फोर्स बनाने की कोशिश की जा रही है. वो सब लोग साथ में आए और बैटल रेडी रहे. तो इट वुड बी बोथ डिफेंसिव एंड ऑफेंसिव. ठीक है, so the composition of every IGP would differ on the basis of terrain where it is located. तो ये हम लोगों ने देख लिया कि टेरेन स्पेसिफिक रहेगा ये चीज. अब सिग्निफिकेंस क्या है, बूस्ट करेगा हमारे डिफेंस को. IGP will help in effectively implementing cold start doctrine. ठीक है, तो कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन इंडिया के रेस्पेक्ट में बोला जाता है कि इंडिया इज नॉट ट्राइंग टू एनविसाज अ
फुल स्केल वॉर, ठीक है, एक फुल ब्लोन आउट वॉर नहीं होगा। इंडिया क्या कर रहा है कि अपना ना धीरे धीरे ट्रूप्स को एम्पावर कर रहा है, ठीक है, उनको टेक्निकल एडवांटेज वगैरह दे रहा है, ठीक है, ताकि वो कभी भी जब भी फुल ब्लोन आउट वॉर होगा तब वो प्रिपेयर्ड रहे। तो इसको कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन बोलते हैं कि जब वॉर होगा तब हम लोग प्रिपेयर्ड रहे, ठीक है। सो द डॉक्ट्रिन एम्स टू अलाउ इंडियन फोर्सेस टू कंडक्ट सस्टेन अटैक व्हाइल प्रिवेंटिंग अ न्यूक्लियर रिटेलिएशन फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक है। और हम लोग ये इस तरीके से प्रिपेयर करें कि अगर कभी फुल ब्लोन वॉर हो जाता है तो हम पाकिस्तान को मौका ही नहीं दें कि वो अपने न्यूक्लियर वॉर इस्तेमाल कर पाए, उससे पहले उसको हम खत्म कर दें, ठीक है। सो नेक्स्ट इसमें सिग्निफिकेंस क्या है आईबीजी का? इट्स रेस्पॉन्सिव, सो इट विल बी फास्टर, प्यूनिटिव एंड डिफेंसिव ऑपरेशन, मोबिलाइजेशन, एग्जीक्यूट देयर ऑपरेशनल स्विफ्टली एंड रिसोर्स एफिशिएंसी, ठीक है। सो हम चाहते हैं कि यूनिट जो है काफी लाइट रहे, ठीक है। सो हम लोग ऑप्टिमाइज कर सकते हैं रिसोर्सेज को, जो कि इकोनॉमिकल भी होगा और उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन भी होगा, ठीक है। सो ये था एडवांटेजेस। तो दिस आईबीजी इज वन ऑफ द मेनी रिफॉर्म्स दैट द गवर्नमेंट और द आर्मी और द इंडियन आर्म फोर्सेस आर लुकिंग फॉरवर्ड टू, ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ अच्छी चीजें आई हैं तो हम उनको देख लेते हैं। सो other similar steps में battlefield management system BMS, so it is aimed to integrate combat units, armored artillery and infantry regiments, infantry battalion, helicopter flights into a digital network that will link all together all components of the future battlefield, ठीक है। सो एक battlefield के अंदर बहुत सारे हम फैक्टर्स बोल सकते हैं या बहुत सारे यूनिट्स होते हैं जो मिलकर काम कर रहे होते हैं। सो रिसेंटली एग्जाम्पल दूं, जब बालाकोट का हम लोगों ने स्ट्राइक किया था, ठीक है, उसके नेक्स्ट डे पाकिस्तान की तरफ से भी एक रिटेलिएशन आया था। उस रिटेलिएशन में सबको पता होगा कि हमारी तरफ से एक स्क्वाड्रन लीडर थे तब तो, नहीं तब तो शायद विंग कमांडर थे, अब आई थिंक वो स्क्वाड्रन लीडर है, अभिनंदन, ठीक है, जो वो पाकिस्तान की ओर गिर गया था उनका प्लेन और वो कैप्चर कर लिए गए थे। उसी दिन में एक ट्रेजेडी हुई थी इंडिया के साथ, ठीक है, हमारा एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था, ठीक है। और उसमें एक बहुत शर्म की बात है हम लोगों के लिए, क्योंकि वो जो हेलीकॉप्टर था वो क्रैश किसने की वजह से होता, वो हमारी गलती की वजह से होता। एक फ्रेंडली फायर के चलते वो हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। आई थिंक आकाश मिसाइल को उसमें यूज किया गया था और गलती से उन्होंने उस इंडियन एयरक्राफ्ट को इंटरसेप्ट कर दिया था एज फॉरेन एयरक्राफ्ट और इसको आकाश मिसाइल से शूट डाउन कर दिया गया था, ठीक है। सो कहीं ना कहीं ये चीज आगे ना हो, हम बैटल रेडी रहें और हमें हमारी जितने भी वेरिएबल्स हैं हमारे बैटल फील्ड में उन सब का अवेयरनेस रहे, ठीक है। तो उस रेस्पेक्ट में ये बैटल फील्ड मैनेजमेंट सिस्टम एक अच्छा स्टेप हो सकता है। नेक्स्ट, कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम CIBMS, ठीक है, नाम से ही पता लग रहा है बॉर्डर मैनेजमेंट की बात हो रही है। सो हमें पता भी है कि जो हमारे बॉर्डर्स हैं स्पेशली विद बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, दे आर क्वाइट प्रोन टू स्मगलिंग, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो पोरस बॉर्डर्स हैं, ऑल्दो उधर इतना हेविली फोर्टिफाइड है बट स्टिल दे आर पोरस। तो कहीं ना कहीं देयर इज अ नीड टू मूव टू अ मोर स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। सो अब ये कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम यही है। इट विल improve the capability of defense forces in detecting and controlling cross-border crimes like illegal infiltration, smuggling of contraband, human trafficking, cross-border terrorism, ठीक है। इसी स्टेप में एक स्मार्ट बॉर्डर बनाया गया कॉल्ड बोल्ड QIT, बॉर्डर इलेक्ट्रॉनिकली डोमिनेटेड QRT इंटरसेप्शन टेक्निक। तो ये बेसिकली एक स्मार्ट बॉर्डर है जिसके ऊपर सेंसर्स लगे हैं, ठीक है, जैसे हीट डिटेक्शन सेंसर होगा। तो कई जगह ऐसा स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू बांग्लादेश प्रॉब्लम ये है कि कई जगह ना हमारे आर्म फोर्सेस पेट्रोल ही नहीं कर सकती। जैसे इंडिया और बांग्लादेश बॉर्डर अगर आप देखोगे तो उसमें मार्शेस आते हैं, रिवराइन कोर्सेज आते हैं, स्पेशली ब्रह्मपुत्र का जो कोर्स है वो बहुत वाइड है, वहां पे सिक्योर कर पाना उसको 24/7 इज वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। सो वहां पे हम स्मार्ट बॉर्डर का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम सेंसर्स का इस्तेमाल करके चेक कर सकते हैं कि क्या कोई इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है। आप सेंसर्स का कैसे करोगे? आप लगा सकते हो हीट सेंसर। हीट सेंसर क्या करेगा, कोई भी ह्यूमन होगा उसको डिटेक्ट कर लेगा बेस्ड ऑन द हीट रिलीज बाय द ह्यूमन बॉडी, ठीक है।
सो इस टाइप के सेंसर्स लगे रहेंगे और ये एड करेगा हमारी डिफेंस फोर्सेस को। तो बांग्लादेश के साथ जो बॉर्डर है वो बीएसएस सिक्योर करती है, तो स्पेशली उनको हेल्प करेगा। ठीक, तो दीज आर सम अदर रिफॉर्म्स दैट आर टेकिंग प्लेस। एक लार्जली अगर हम बात करें कि जरूरत क्या है मिलिट्री को ऑर्गेनाइज करने की, सो इशू इज नेशनल सिक्योरिटी। वी आर लुकिंग एट अ टू फ्रंट वॉर, मतलब वी आर लुकिंग एट अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ टू फ्रंट वॉर विद रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान एंड चाइना। ठीक है, तो इसलिए इंप्रूव करने की जरूरत है, एनहांस करना है कैपेबिलिटी फॉर क्रॉस स्पेक्ट्रम। ठीक है, आजकल जो वॉरफेयर है इट इज इंक्रीजिंगली बिकमिंग एसिमेट्रिकल। ठीक है, एसिमेट्रिकल इन द सेंस कि आप अगर गन लेके जा रहे हो तो यू आर एक्सपेक्टिंग कि सामने वाला भी गन लेके आएगा, लेकिन अगर सामने वाला सपोज मिसाइल लेके आ गया तो दिस बिकम्स एन एसिमेट्रिकल वॉर। तो सिमिलरली आजकल क्या हो रहा है, वॉरफेयर इज नॉट फॉट ऑन द लैंड, इट इज फॉट ऑन वेरियस अदर डिमेंशंस, लाइक साइबर वॉरफेयर हो गया, स्पेस वॉरफेयर हो गया, या सोशल मीडिया वॉरफेयर हो गया। इस टाइप की चीजें हो रही है। ठीक है, तो हमें भी अपनी कैपेबिलिटी उसको एनहेंस करने की जरूरत है, न्यूक्लियर, कन्वेंशनल और काउंटर सब कन्वेंशनल से ऊपर उठने की जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट मॉडर्नाइजेशन करना है, कोऑर्डिनेशन बढ़ाना है और मल्टी डायमेंशनल रोल देना है, बिकॉज थ्रेड्स जो है वो मल्टी डायमेंशनल हो रही है। तो उसी सेंस में हमारे डिफेंस फोर्सेस भी दे शुड आल्सो बिकम मल्टी डायमेंशनल। तो दीज वर सम द इश्यूज दैट वर फेस्ड बाय द डिफेंस सेक्टर, और उसी को रैशनलाइज करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए गए। वन ऑफ देम वाज आईबीजी दैट वी जस्ट डिस्कस। ठीक है, तो किसी को ऐड करना है इसके अंदर? एक कूल है, तो आई थिंक थोड़ा हमने ज्यादा डिटेल में कर दिया, बट अगेन इम्पोर्टेंट है ये चीज पता होना चाहिए इसके बारे में। सो आई गेस दैट्स इट फॉर टुडे।